जब इंटेंशन आपका ठीक हो तो उसके बाद कारवा बन जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और आजकल की जो जनरेशन है इनको बहुत मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पर है और पॉडकास्ट देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। हमारे टाइम पर बड़ा लिमिटेड सा होता था, किताबें होती थी तो अखबार पढ़ना, चाहे एक पढ़ें या दो पढ़ें अखबार, लेकिन वो ढंग से पढ़ने नहीं। फर्स्ट टाइम में तो हम लोग फाइनल ईयर से सिर्फ पेपर वगैरह देख के आ गए थे जी। उसमें मेरा हालांकि आई गॉट इन ग्रुप बी, लेकिन सेकंड जो हमारा कैंपेन था जिसमें हमने दिया था उसी में निकले। ग्लैमर एक एज होती है जी, यंगस्टर जो आते हैं वो थोड़ा बहुत ग्लैमर होता ही है। कई बार होता है आप दो लोगों ने इकट्ठी तैयारी की, दोस्त निकल गया, आप रह गए, ठीक है। तो वो जो था 3 X में डायलॉग था कि जब दोस्त स्टॉप कर जाता है तो ज़्यादा दुख होता है। और जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वो मैराथन की तैयारी करता है जी। तो ये छोटी मोटी ये जो किताबें हैं एनसीईआरटी वाली, ये तो पढ़ ही लेनी चाहिए। जब आप अपना व्यू दे रहे होते हैं तो जो इंटरव्यू में फॉलो क्वेश्चन आएगा अगला, उसको आप आराम से हैंडल करो। और ये सोसाइटी के लिए या देश के लिए सर्विसेज मैटर करती हैं और मौका देती हैं कि हम कुछ कर सकें। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल स्किल, सोशल लाइफ एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत जरूरी है। यूएससीसी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एवं एस्पिरेंट्स की बात होती है। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आज हमारे साथ हैं एक अति विशिष्ट अतिथि जिन्होंने बीएससी एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद बीएचएल से लेके उन्होंने बीएचएल की कॉर्पोरेट जॉब हासिल की, फिर वहाँ से उन्होंने यूपीएससी का अपना सफ़र शुरू किया। हमारे साथ है पंजाब के फॉर्मर डीजीपी श्री वीरेश कुमार भावरा सर। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। तो सर हम अपनी बात तो सर आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। सर ओवर द ईयर्स आपने यूपीएससी प्रिपरेशन को काफ़ी क्लोजली देखा है। आज की प्रिपरेशन पहले से कितनी डिफरेंट हो गई है? देखिए आज की प्रिपरेशन का देखें हम पिछले वाले से, तो पहले सब्जेक्ट्स की वेटेज ज़्यादा होती थी जी। प्रीलिम में एक सब्जेक्ट होता था, ऑप्शनल मेंस में 2 होते थे। अब उसकी वेटेज थोड़ी कम हो गई है, अभी जनरल स्टडीज़ का ज़्यादा है। अब एक ऑप्शनल, एक मेंस में एक सब्जेक्ट होता है। तो अभी जो रेंज ऑफ नॉलेज है उसकी टेस्टिंग ज़्यादा होती है, दैट इज़ वन। दूसरा, आजकल की जो जनरेशन है इनको बहुत मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पर है और पॉडकास्ट देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। हमारे टाइम पर बड़ा लिमिटेड सा होता था, किताबें होती थी, वो हम लोग लिमिटेड कहीं जेएनयू के पीछे मिलती थी या दिल्ली में चांदनी चौक में, वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लेते थे, बुक सेट मिल जाता था। तो अभी नाउ लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल और इस जनरेशन के लिए फिर उस हिसाब से नेचुरली चेंजेस देयर। सर अभी स्टार्टिंग से शुरुआत जैसे अभी इंट्रो में हमने कहा कि आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हो वहाँ के। जी जी। सर वहाँ से फिर यूपीएससी की तरफ रुख, और उससे पहले आपकी जॉब भी शायद बीएचएल कॉर्पोरेट में लग चुकी थी। हाँ, एक्चुअली फाइनल ईयर में जो होता है इंजीनियरिंग के, उस टाइम यू टेक ए कॉल। उस टाइम पे हम लोग का था ग्रुप स्टूडेंट्स का, तो दैट टाइम वी जस्ट थॉट कि हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अप्लाई करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, सिविल सर्विसेज हुआ, पब्लिक सेक्टर्स हुए, बीएचईएल, एनटीपीसी वगैरह वगैरह, तो इन सब में हमने अप्लाई किया था। उसमें यूपीएससी भी एक था, उसमें फिर बीएचईएल में हम सेलेक्ट होके भोपाल चले गए थे। एंड अच्छा ये रहा कि भोपाल में जाके हमारा एक ग्रुप बन गया जो 5-6-7 लोग एग्ज़ाम दे रहे थे और सबने फिर इकट्ठे होके एटलीस्ट जीएस का, डिस्कशंस का वो करते थे, क्योंकि भोपाल में उस टाइम बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह अवेलेबल थी नहीं। तो लेकिन हमने अब एक दूसरे के साथ मिलके किया और उसका रिजल्ट आया, हमारे में से काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए, 5 तो हैं ही उनमें से। सर तो मतलब एज ए आईटीएन, मतलब आपके लिए क्या ये डिसीजन ईजी था यूपीएससी तरफ जाना उस टाइम पे? देखिए मैं आईआईटी नहीं हूँ, पहली बात, सॉरी। मैंने आरईसी से किया है, जिसको आजकल एनआईटी कहते हैं। लेकिन जाना, देखिए कैरियर जब आदमी यंग एज में होता है तो सारी ऑप्शन देखता है, वो दैट इज अ एज जिसमें आदमी ना सपने देखने की उम्र होती है। तो उस टाइम पे कई सपने देखे, एक सपना ये भी देखा और उसके रास्ते लिए काम करना शुरू किया। वही ना, सफर में आपका सारी चीजें जब इंटेंशन आपका ठीक हो
तो उसके बाद कारवां बन जाता है, कोई ना हम्म। कोई रास्ता निकल आता है और मैंने पहुंच गए। तो सर आपको अपनी रैंक ध्यान है उस टाइम की, आपकी रैंक क्या आई थी? हाँ, 174, 174। 86 एग्जाम, जी 87 में ज्वाइनिंग। जी। सर अटेम्प्ट्स कुछ हैं याद, कितने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिया था, फर्स्ट टाइम पे हो गया था सर? नहीं, फर्स्ट टाइम में तो हम लोग फाइनल ईयर से सिर्फ पेपर वगैरह देख दाख के आ अच्छा। गए थे। जी उसमें मेरा हालांकि आई गॉट इन द ग्रुप बी, जी लेकिन हाँ, सेकंड जो हमारा कैंपेन था जिसमें हमने दिया था उसी में निकले थे। जी। सर आज के स्टूडेंट्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, यूट्यूब भी है, नोट्स भी अवेलेबल हैं, कोचिंग्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करें कि क्या फॉलो करना है और क्या अवॉइड करना है? ये सवाल बहुत मुश्किल है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं, किसी के लिए भी आज की डेट में, कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट है। और इसके लिए देखिए फोकस्ड अप्रोच चाहिए। तो थोड़ा सा आप पुराने पेपर देखते हो, थोड़ा पुराने लोगों से कंसल्ट करते हो, मे बी हम्म, कोचिंग वगैरह से, जिससे कि आपको रिलेवेंट हम्म, मटेरियल जो उसके लिए यूज़फुल है, हम्म, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, जितना है उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। हम्म, तो फोकस्ड अप्रोच हो। और मेरा ये मानना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, हम्म, अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, हम्म, अपने नोट्स बना रहे हैं, काम वो आता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चेक होती है यूपीएससी एग्जाम में, रट्टाफिकेशन चेक नहीं होता। हम्म, तो जो आदमी जो पढ़ के, जो भी स्टूडेंट अपना एस्पिरेंट अपने नोट्स बनाएगा, अल्टीमेटली काम वो आते हैं। तो कहीं से भी पढ़ें, कितना भी मटेरियल कंसल्ट करें, बट अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और सिंपल शब्दों में, असली चीज़ वही काम आती सर अभी आपने कहा कि अपने नोट्स बनाए, है। हाँ, अभी जैसे बहुत जगह के टॉप वन नोट्स कैंडिडेट या स्टूडेंट्स फॉलो करता है, तो एक तरह से फिर उसका तो डेवलप नहीं हुआ या वो सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाएगा। देखिए हर एक का एक नोट्स बनाने का तरीका होता है। जी अब कई किसी का है, जैसे मैं कोई ऐसा कोई सिंबल बना दूंगा, मुझे मालूम है ऐसा क्या मतलब है, जी दूसरे को क्या पता। जी। ऐसे हर एक का है, तो नोट्स देखें सबके। हम्म, आप किताब से भी देखें, किसी टॉपर के भी नोट्स देखें और भी करें, कोचिंग सेंटर के भी लें। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे अपने अगर पॉइंट्स बनाएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्लैरिटी होगी। उससे क्या होगा ना, जब आपने वहां जाके लिखना है अपने हम्म, शब्दों में, तो आप ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। और अगर आप दूसरे के नोट्स पे निर्भर रहेंगे, हम्म। तो फिर उतनी आपकी समझ नहीं बढ़ेगी, मेरा ये मानना है। सर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को यूपीएससी की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए किसी भी स्टेज पर जब आपको फैसला कर लिया कि मैंने यूपीएससी में अपेयर होना है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ उस दिशा में करते रहना चाहिए। अब कोई साल पहले करता है, कोई 2 साल पहले करता है, कोई ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत कम केस देखे हैं जो ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में करते हों, क्योंकि ग्रेजुएशन में जब आप पहुंचते हैं, तो इनिशियली आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, कोई हर्ज नहीं। और जितने टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, आप अपना पेस भी बना लेते हो। बस ये है कि बहुत जल्दी अगर शुरू कर दें, तो एक जो है ना, आदमी को पीक पे पहुंचना है, जी वो पीक सही टाइम पर रहनी चाहिए। अगर फैटिग डेवलप हो गई, थकान हो गई, कोई चीज़ 3-4 साल करने के बाद आदमी सोचता है कि बस से निकला जाए, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। तो हर एक का अपना फैसला है, पर पहले शुरू करने में कोई बुराई नहीं है। ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, करना चाहिए। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि 3 4 5 साल, तो सर नो डाउट मतलब सफ़र तो लंबा है, अच्छा इतना इजी भी नहीं है, यूपीएससी को क्रैक करना है, प्रिपरेशन भी काफ़ी टफ है। तो जो फटीग डेवलप हो रही है कैंडिडेट्स में, एस्पिरेंट्स में, मतलब वो क्या करे कि मतलब मेंटली तौर पे वो प्रिपेयर रहे, या वो पहले सोच ले इतना टाइम तो मुझे लगना ही लगना है? देखिए एक तो फैटिग डेवलप ना हो, उसके लिए है कि जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसको एंजॉय करेंगे, तो फैटिग डेवलप नहीं होगी। फिर उसके साथ कुछ और भी करते रहेंगे। जैसे हम लोग के टाइम पे हमारा सोशल सर्कल बड़ा होता था फ्रेंड्स के साथ। हम्म, फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करना, वैसे ही जोक्स क्रैक करना, एक की मजाक करना, सी वो अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रेस बस्टर होता था। अभी ये जो नई जनरेशन है ना, इसमें ये चीज़ थोड़ी कम है। हम्म, तो ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा रहते हैं, हम्म, दोस्तों के साथ कम रहते हैं। तो वो स्ट्रेस कई बार डेवलप हो जाता है। पर अगर आप कर रहे हैं कोई चीज़ लंबे टाइम तक चलनी है, तो आपको साथ में
यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो इन अलॉन्ग विद इट। अगर आप कर सकते हैं तब आप लंबा खींच पाएंगे, अदरवाइज आप एक ही चीज़ पे चल रहे हैं 24 घंटे एक ही चीज़ दिमाग में है तो स्ट्रेस डेवलप होगा। दोस्तों के साथ मिलके लाइक माइंडेड हैं, तैयारी भी करिए, थोड़ा हंसी मजाक भी करिए, और स्ट्रेस बस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जब इतना लंबा सफ़र है तो उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही, ठीक, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने ही, अगर सर्विस में आगे उसमें भी आने तो उसकी तैयारी है। सर जो स्टूडेंट्स अगर अर्ली स्टार्ट लेते हैं, सब वो 10+2 के बाद उसने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया, उसके साथ ही उसने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, तो उन लोगों को क्या एडवांटेज इसमें मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जो जनरल स्टडी जो मेन है वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पे वो धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं, और उनके पास क्योंकि टाइम है वो इन चीज़ों को समझ के इंटरनलाइज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी देने का सोच लिया तो जब आप कॉलेज में पहुंचे तब से तो कहीं आपको कोई लीडरशिप रोल मिलता है, आप उसको लें, उसको निभाएं, उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती हैं, कैसे आप उससे निकलते हैं, ये आपको एक तरीके से उसके लिए तैयार कर रहा है। फिर एक चीज़ जो हम लोग भी करते थे, अभी भी करना चाहिए, अखबार पढ़ना। जी। तो अखबार पढ़ना, चाहे 1 पढ़ें या 2 पढ़ें अखबार, लेकिन वो ढंग से पढ़ने, और जनरली जो हम अखबार पढ़ते हैं उससे अलग तरीके से पढ़ने। हम लोगों का क्या है, फ्रंट पेज में सेंसेशनल न्यूज़ होती है, ये हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको उसको हटा के, सेंसेशन को हटा के, आपने देखना है इशू क्या है, क्या अप्रोच है, और इसमें क्या बेटर हो सकता था। तो धीरे धीरे ना आप एक तरीके से, मैं कह सकता हूँ उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपना तैयार करते हैं कि ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, किसी और ने कैसे किया है, और इसको कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर एक चीज़ और है, जैसे रेडियो के जो समाचार हैं जी। उनको सुनना हम लोगों ने बंद कर दी। बंद कर दिया से। पर अगर कोई कई देखिए, हर एक की, हमारी किसी की भी ना अंग्रेजी जो है मातृभाषा में, जी। सेकंड लैंग्वेज हमारी, ठीक है। अगर किसी ने इंग्लिश मीडियम में देना है, कि या किसी ने हिंदी मीडियम में भी देना है, या किसी और मीडियम में भी देना है, तो उस भाषा की खबरें रेडियो पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपको एक्सेंट पता लगेगा, बोलने का तरीका पता लगेगा, भाषा से यूज टू होता है। क्यों, मैं देखा कि कई बार कैंडिडेट जो है जब इंटरव्यू के लिए आता है तो उसका फ्लो नहीं होता है भाषा, और तो और मैंने देखा है जो हिंदी मीडियम वाले जब हिंदी में बोलते हैं उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो एक लैंग्वेज के साथ भी कंफर्ट लेवल अपना डेवलप कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर मैं इंग्लिश मीडियम में अपीयर हुआ था। हाँ, तो लेकिन स्कूल में मेरा मीडियम हिंदी था, हमारे राजस्थान में पूरा हिंदी था। तो ये अखबार पढ़ना, रेडियो की न्यूज़ सुनना, और जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप रोल लेना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। और एक ये है कि एथिक्स जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। तो लाइक सोसाइटी में कौन सी चीज़, क्योंकि एथिक्स का भी पेपर होता है, तो एथिक्स का एग्जाम पास करना एक बात है, एक एथिक्स को समझना और अपने जीवन में ढालना ये दूसरी बात है, और ये सर्विसेज में बहुत जरूरी है। तो जिसके पास लंबा टाइम है वो इन चीज़ों पे गौर कर पाएगा, इन चीज़ों पे अमल कर पाएगा, और वो ढंग से तैयारी कर पाएगा। और जो बिल्कुल 1 साल पहले तैयार करता है वो तो 2020 खेलेगा ना, फिर वो हर बॉल को हिट करेगा। ये थोड़ा ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो सर अभी जैसे तकनीकी का दौर है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे नेट पे नोट्स अवेलेबल हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उसमें भी क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहा है, उसको कंसाइज कैसे करें? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कहीं से भी देखो, कहीं से पढ़ो, जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप वो लिखो जो आपको समझ आए, और जब आप अपनी भाषा में लिखना शुरू करेंगे ना, आपकी समझ बढ़ जाएगी, आपको जहाँ जहाँ शक है, डाउट है, वो ही पता लग जाएगा, आप उसको दूर भी कर पाएंगे, आपके पास टाइम है।
तो कहीं से भी देखिए, लेकिन एक तो मटेरियल ऑथेंटिक होना चाहिए। जी। अब यूट्यूब पे कोई कुछ भी डाल दे, कोई पाबंदी तो है नहीं, हिस्ट्री है, इसमें कोई कुछ भी डाल दे। अब आपको कौन सी चीज़ सही है, कौन सा नहीं, यही पता होना चाहिए ना। तो इसलिए ऑथेंटिक मटेरियल ढूंढना जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कोचिंग सेंटर्स ने फैकल्टी बैठी हुई है, उन्होंने रिसर्च की हुई है, ऑथेंटिक के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जब देख लिया, रिलेवेंट देख लिया, ऑथेंटिक देख लिया, कई जगह देख लिया, तो आपका इसके बारे में एक मन विचार बन जाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने नोट्स बनाना, कि मेरी तो हमेशा से आदत रही। मैं आज इसके लिए भी आया हूँ ना, तो मैंने कल रात को क्वेश्चन देखे और मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखे, जी। जिससे अपने दिमाग में क्लियर हो जाए कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या बात करनी है। ऐसे यूपीएससी का तो एग्जाम तो फिर बहुत बड़ी तपस्या है। देखिए, इसमें तो अगर जितना आप वो डलेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही होता है। सर तो अभी जैसे स्टूडेंट सोचता है मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा, और क्योंकि ये तो सर स्टेप वाइज एग्जाम्स हैं, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यूज़ होंगे। वो सोचता है कि मैं सीधे ही क्रैक करूँगा और सर्विसेज में आ जाऊँगा मैं। तो क्या उसको स्टेप वाइज देखना कि पहले मैं प्री की प्रिपरेशन करूँ, पहले प्री निकाल लूँ, फिर मेंस, जब प्री क्लियर होता फिर मैं मेंस पढ़ूँ, फिर उसकी प्रिपरेशन चालू, या ओवरऑल सारी प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट? हमने मेरे ख्याल से तो प्रिपरेशन, मेरा तो एक मानना है, हमने भी ऐसे की थी, सीधा मेंस की तैयारी करो, जी। प्रीलिम तो उसके अंदर हो ही जाएगा। जी। हाँ, कोई ऐसा प्रीलिम की तैयारी अलग से कुछ होता भी नहीं। जी। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं, तो सीधा मेंस की तैयारी करें। जी। और हाँ, इंटरव्यू को जरूर थोड़ा सा, क्योंकि वो नॉलेज का नहीं है, पर्सनैलिटी है, उसकी प्रिपरेशन का थोड़ा सा अलग है। नहीं तो प्रीलिम की अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, कई बार टाइम ही नहीं होता प्रीलिम की तैयारी जी। का, तो जी। रिजल्ट आता है उसका प्रीलिम हो जाता है। जी। तो जिसने मेंस दिया है, ये मान लिया जाता है, वो प्रीलिम में जाके बैठेगा, हो जाएगा। इसमें आईक्यू और ईक्यू का कितना रोल है स्टूडेंट्स के कि? सी आईक्यू है किसी चीज को समझने की, कि हम्म। आप किसी चीज को कैसे कॉम्प्लेक्स है उसको समझ पाते हो। ईक्यू में जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, परेशान नहीं होना है। एक स्टेज पे कई बार ऐसी स्टेज आती है, सोचते हैं छोड़ दें, और हाँ, कि क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, कई बार होता है, आप चार दो लोगों ने इकट्ठी तैयारी की, दोस्त निकल गए, आप रह गए। ठीक, तो वो जो था 3 इडियट्स में डायलॉग था, कि जब दोस्त स्टॉप कर जाता है ज्यादा वो पता, तो उसका लगता है कि मैं आपको इकट्ठे थे। हाँ। तो ये फेज आते हैं, आ सकते हैं। इसी के लिए ईक्यू चाहिए, कि भाई ठीक है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है। और इंटरव्यू बड़ा काम आता है। हम्म। इंटरव्यू में ही कहता है आप कैसे, आप हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, कोई आपके ऊपर प्रेशर बनाता है, कैसे कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं, काम आता है। दोनों चीजें चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अर्ली प्रिपरेशन से क्रिएटिव और कॉन्फिडेंस नेचुरल बेटर डेवलप हो जाता है कैंडिडेट का? रिपीट करेंगे क्वेश्चन। अर्ली प्रिपरेशन से क्या क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस कैंडिडेट का डेवलप हो जाता है? देखिए, मैं वो कह रहा हूँ कि जो आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी, उसमें अगर सही तरीके से कर रहे हैं, तो क्लैरिटी भी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको लगने लग जाएगा कि आप कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट पढ़नी शुरू कर दी, हम्म। और क्लैरिटी भी तब डेवलप होगी, जब मैं कह रहा हूँ, जब आप अपने वर्ड्स में किसी चीज को लिखेंगे। अगर आपने अपने 4 लोगों की चीजें पढ़ी और चारों को याद कर लिया, हम्म। तो कंफ्यूजन में आप आ गए। हम्म। तो अर्ली प्रिपरेशन से फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको एंजॉयबल बनाएं, हम्म। जिससे कि ये बर्डन ना लगे। और दूसरी बात यह है, अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स के साथ का सोच रहे हैं, हाँ, सोच रहे हैं, तो उसमें मेन अपने उसको इग्नोर ना करें, मेन स्टडी, क्योंकि आप पढ़ाई तो उसकी कर रहे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा है। तो मेन को इग्नोर ना करें, उसके साथ साथ करें। कोई चीज़ लंबे टाइम तक के लिए करनी है ना, हम्म। तो उसको अगर एंजॉयबल बनाएंगे, हम्म। तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, हम्म। और रिजल्ट बेटर होगा। सर आजकल बीए प्लस यूपीएससी जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो आप इन एस्पिरेंट्स के लिए कितना बेनिफिट मानते हैं? देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जी। ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में। लेकिन अगर
इस तरह के प्रोग्राम हैं, हम्म, तो उसमें शायद जो जनरल स्टडी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको यूपीएससी के ओरिएंटेशन से पढ़ाया जा सकता है, हम्म, और ये पढ़ाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर हिस्ट्री पढ़ा दिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, सोशियोलॉजी पढ़ा दिया, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा दिया, संविधान का पढ़ा दिया, हम्म, तो आपने आधी तैयारी करा दी उसकी। हम्म, ठीक है, तो कराना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है। अब कैसे इसकी डिटेल्स हैं, क्या प्रोग्राम है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे कंसेप्ट जो है हम्म। ये अच्छा लगता है। सर अगर जैसे भी आपने क्या अखबार पढ़े बच्चा, तो क्या पर्टिकुलर कुछ अखबार हैं जिसमें उनको मतलब बढ़िया नॉलेज गया? जैसे अखबार तो सारे अच्छे हैं, मेनली ये है कि एडिटोरियल जो होते हैं, जी। आर्टिकल्स जो होते हैं, एनालिसिस जो होता है, ध्यान उस पर ज़्यादा हो, बजाय इसके जो मैं कह रहा सेंसेशन वाला हटाने के। जो वो न्यूज़ जो होती है वो एक दिन के लिए होती है, लेकिन किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें तो उसकी अब जैसे फॉर एग्जांपल वॉर चल रहा है, तो इसमें क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या हो रहा है, वजह क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये एक चीज़ है कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे। तो एक तो ये है कि रोज आपने देख लिया ये हो गया, ये हो गया, इंसिडेंट ओरिएंटेड। एक ये है आइडिया ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एंड मोर ओवर सॉल्यूशन। वो अप्रोच आपकी डेवलप कर सकते हैं, वो उस तरीके से करने वाला है। और इसके अलावा कई न्यूज़पेपर्स के अलावा कई वैसे अच्छे जो डेली न्यूज़पेपर्स चलो हैं ही। उसके अलावा जैसे मिंट है, इसको पढ़ते हैं, और कई हम लोग के टाइम योजना पढ़ते थे। तो पब्लिकेशन बहुत हैं, ठीक है। और जो जो सरकार के ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, ऑथेंटिक भी उसी में आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें इंडिया की पोजीशन हर एक चीज़ पे आती रहती है। तो ऐसे अलग चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, पढ़ सकते हैं। बट जहाँ भी पढ़ें, मेरा ये है कि ये देखें कि इशू क्या है, हम्म, अप्रोच क्या है, और सॉल्यूशन जैसे निकाला, इसमें बेहतर कैसे हो सकता था। सर जब प्रिपरेशन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि आप प्रिपरेशन एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें। तो सर एनसीईआरटी बुक्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी? एनसीईआरटी बुक्स बड़ी बेसिक हैं, वो तो पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, किसी सब्जेक्ट की आपकी ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है तो एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ ही नहीं चाहिए। और जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वो मैराथन की तैयारी करता है, जी। तो ये छोटी मोटी ये जो किताबें हैं एनसीईआरटी वाली, ये तो पढ़ ही लेनी चाहिए। इसमें बेस बना के उसके बाद आगे का मटेरियल और देखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। हाँ, तो क्योंकि एनसीईआरटी में मटेरियल जो है ऑथेंटिक होगा, एनसीईआरटी किताबें हैं, पब्लिकेशन है, तो उसका रोल एक फाउंडेशन बनाने में, नींव बनाने में बहुत अच्छा। सर क्या लैंग्वेज एक बार है, हिंदी या इंग्लिश का स्टूडेंट है तो प्रिपरेशन करने में, या जब वो इंटरव्यूज में जाता है वहाँ पे कोई लैंग्वेज एक बार है उसके लिए? देखो कोई बात नहीं है, हर स्टेज पे एक आप कैंडिडेट के पास चॉइस होती, जी। वो चाहे तो मीन्स हिंदी में लिख सकता है, चाहे अंग्रेजी में लिख सकता है, और इनमें से किसी में भी लिखा हो, अगर अंग्रेजी में मीन्स लिखा हो, उसके बाद भी इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश में कुछ भी चूज कर सकता है। तो चॉइस कैंडिडेट की है, उसके पास है। अ, तो ऐसा बार कुछ नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक आती है कि अब जो हम लोग जब करते हैं, तो उसमें क्या है ना, दोनों भाषाओं का खिचड़ी होती है, हम्म, ठीक है। हम्म, क्योंकि कोई भी शुद्ध हिंदी बोलता बड़ा मुश्किल से है, हम्म, ठीक है। तो जब शुद्ध हिंदी बोलते हैं तब मैंने देखा है अंग्रेजी शब्द काफ़ी इस्तेमाल कर जाते हैं, हम्म, या इंग्लिश बोलते बोलते अगर इंग्लिश में हाथ जैसे इतना वो नहीं है फ्लुएंसी, तो इंग्लिश में भी दिक्कत आ जाती है। तो ये फैसला कैंडिडेट का है, लेकिन उसी भाषा में, जिस भाषा में सोच रहा है, अगर उसी में अखबार पढ़ेगा, मैगजीन पढ़ेगा, न्यूज़ सुनेगा, तो धीरे-धीरे जो भाषा के साथ मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आप जैसे प्रपोज़ कर रहे हैं, अगर कुछ साल पहले शुरू कर लिया, जी। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम्म। तो हर भाषा में ये फैसिलिटी है, तो इसलिए लैंग्वेज आज की डेट में तो कोई बार है। इंटरव्यूज के टाइम पे सर तो इंटरव्यू हिंदी में देते हैं लोग।
वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको जज की हिंदी है या इंग्लिश है तो मतलब उसको ज़्यादा एडवांटेज इंग्लिश वाले को हिंदी वाले को कम है? ना ना नहीं, ये देखिए जो लोग वहाँ बैठते हैं उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन इंग्लिश मीडियम का है कौन हिंदी मीडियम का है। पर्सनैलिटी देखनी है और वो किस तरीके से कंडक्ट करता है अपने आप को और मार्क्स लगा देना। सर जो बोर्ड मेंबर्स होता है इंटरव्यू टाइम में वो कैंडिडेट्स में क्या देखते हैं? देखिए तो बोर्ड मेंबर्स ही आते हैं वही बताएंगे। लेकिन इंटरव्यू में बेसिक जो चीज़ है वो माना जाता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है। अच्छा। ठीक है, तो ये आपके ज्ञान की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, आपको कितना आता है। ठीक है, ये है कि इंटरव्यू में 3 चीज़ें कहूँगा। हुँ, देखिए, एक तो ये है बी ऑनेस्ट, हुँ, बी ट्रुथफुल। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती, हुँ, आप सीधा मना कर दीजिए मुझे नहीं आता है। हाँ, मैं इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लूँगा। हुँ, हाँ, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था उसको सब कुछ आता। हुँ, और इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन कितने भी हम तैयारी कर लें डेप्थ वगैरह से, बट क्वेश्चन रैंडम होते हैं वहाँ पे। तो इसमें झिझकना नहीं चाहिए, बजाय इसके कि मैं अंदाज से कुछ दूँ, गलत हो जाए, सही हो जाए, ठीक है? तो ये ऑनेस्टी फ़र्क पड़ता है। हुँ, दूसरा ये है, जो आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करना है भाषा, वो हुँ, सिंपल भाषा बोलें, हुँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स वाली भाषा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, और तीसरा ये है कि किसी भी थिंकर ने क्या कहा किसी चीज़ के बारे में, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में खास करके आता है। जब आपसे पूछा जाता है ना तो इंटरव्यू में ये है, आप क्या सोचते हो? हुँ, हाँ, आपके क्या विचार हैं? हुँ, आप इसको कैसे डील करोगे? हुँ, तो फोकस जो है आपके ऊपर है, हुँ, रादर देन किस थिंकर ने क्या कौन थ्योरी दी थी, क्या किया था। हुँ, हाँ, तो ये 3 चीज़ें हैं, बी ऑनेस्ट, हुँ, बी सिंपल एंड बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स जो आप हैं। हुँ, आप किसी और को बनने की कोशिश ना करें कि वो ये सोचता है इसलिए मैं भी ये सोचूंगा। हुँ, और जहाँ आप किसी चीज़ को एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, हुँ, आपका कोई वजह होनी चाहिए, हाँ, कोई तर्क होना चाहिए तब आपको। होना चाहिए, बस यही है। हुँ, हाँ, इसमें कोई भी राइट आंसर की द राइट आंसर कुछ नहीं है हुँ, कि भाई मुझे मैंने तो वहाँ पढ़ा था इसलिए यही आंसर देना है। तो बी ऑथेंटिक, बी ट्रूथफुल एंड बी सिंपल। एडिटोरियल पढ़ने से आपका वही डेवलप होगा, जो आप संपादकीय जो पढ़ेंगे या संपादकीय पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। बनाएंगे। जब ये चीज़ें करेंगे ना तो आपके अपने व्यूज डेवलप होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ जब आप अपना व्यू दे रहे होते हैं तो जो इंटरव्यू में फॉलो क्वेश्चन आएगा अगला, उसको आप आराम से हैंडल कर दो। अगर आपने ऐसे ही बोला है जो किसी और की ने रिकमेंड किया है, आप अगले क्वेश्चन में ट्रैक हो जाओ। पैनिक कर जाएगा। हाँ, तो इसलिए इंटरव्यू में सिंपल उसमें जाना चाहिए। अब मैं आजकल जो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्यूटरिंग हुँ, हो रही है कैंडिडेट्स की। हुँ, तो कैंडिडेट्स की ओरिजिनलिटी नज़र नहीं आती और है, जल्दी काफ़ी कैंडिडेट्स की। जबकि ओरिजिनल पर्सनैलिटी ही आपकी बाहर आनी चाहिए उसमें, इंटरव्यू में। हुँ। इंटरव्यूज़ के लिए सर कोई ख़ास एक कोई ड्रेस अप कोड होता है कि आपको सूट्स में जाना है, पैंट शूट में जाएँगे, साड़ी लेडीज़ में साड़ीज़ में जाएँगी? देखिए फॉर्मल वियर चाहिए बस फॉर्मल उतना ही है। जी। बाकी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बटन कितने खोल के जाऊँगा, कितना बंद करके जाऊँगा, वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। बट हाँ, फॉर्मल वियर हो, ठीक है? जैसे आप फॉर्मल सूट पहनते हैं और जनरली इंटरव्यूज़ विंटर में होते हैं और दिल्ली में होते हैं, इसलिए आप कोट टाई तो पहन ही सकते हैं। हुँ, और हाँ, लेडीज़ के लिए साड़ी वगैरह ही डेफ़िनेटली हाँ। बट बहुत ज़्यादा अगर हम सोचें ये कि इतने ऐसे पहनना है ये कलर और फॉर्मल कलर हो बस थोड़े। हुँ, हाँ, अब रंग-बिरंगे लाल-पीले कपड़े पहन के तो इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए। हुँ। सर क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन रैंडम सेल्फ स्टडी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है? हाँ, डेफ़िनेटली। देखिए रैंडम तो आपने ये कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, उससे तो कुछ नहीं होता। ठीक है? आप स्ट्रक्चर तरीके से चलेंगे कि ये चैप्टर करना है, इस सब्जेक्ट में मैंने उसका सारा मटेरियल पढ़ लिया, उसको हमने अपने थॉट्स को रख तो स्ट्रक्चर और प्लान प्रिपरेशन यही यूपीएससी जब इतना बड़ा सिलेबस है, यही चीज़ें काम आती हैं। एंड सेकेंडली रैंडम से तो काम बिल्कुल नहीं चल सकता यूपीएससी तैयारी में।
सर जब बच्चा मैं या स्टूडेंट्स जब मैं मेंस के लिए अपीयर होता है तो क्या उसको मतलब कुछ खास सब्जेक्ट्स हैं जो वो ऑप्ट करे या अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकता है? देखिए मैं तो शुरू से ही मानता हूँ कि सब्जेक्ट ये, क्योंकि ये बड़ा डीप में जाके पढ़ने वाला है सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है ऐसे अपना, अगर अपनी चॉइस का नहीं होगा तो एक लिमिट के आगे फैटिग डेवलप हो जाएगी, डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि मैं अब कहाँ फंस गया। इसलिए जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा हो उसको पढ़े, उसी को करे। आ, इसमें कोई वो नहीं है कि जी ये सब्जेक्ट अच्छा है, खराब है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ कम पॉपुलर हैं, लेकिन जहाँ आपका जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसका ना पैशन, अगर वो सब्जेक्ट है तो आप लगे रहोगे और वही चाहिए प्रिपरेशन के लिए। सर जब आपका सिलेक्शन हुआ 87 बैच में तो मतलब जब सर्विस में आए उसके बाद आप, तो फर्स्ट डे कैसा रहा सर? फर्स्ट डे जब पहुंचे वहाँ, जी हम वो अकेडमी पहुंचे थे वहाँ यार, नहीं, जब सर्विसेज में आए एकेडमी रिजल्ट आया जब, हाँ रिजल्ट आया तब हम भोपाल में थे। जी और उस टाइम पे ना रिजल्ट हम अखबार में देखते थे, जी अखबार में आता था। और क्योंकि दिल्ली वाले तो यहाँ यूपीएससी आके देख लेते थे, अखबार में अगले दिन निकलता था, एक दिन पहले आया था यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। तो अखबार में रोल नंबर छपते थे, तो रोल नंबर हमारे फ्रेंड्स खड़े देख रहे थे कि देन सडनली इसने आ गया। तो उसके बाद तो होता है ना मतलब आपको लगता है कि जो अपने सपने देखे वो पूरा हुए। तो उसके बाद इमीडिएटली होता है भाई अगले दिन हम घर जाना है, अब माता पिता का आशीर्वाद भी लेना है, घर वालों का भी था होता है। तो हम फिर राजस्थान, मेरा घर था, वहाँ आए थे। जी और फिर सब लोग बहुत खुश थे, मतलब आपके आने से पहले लड्डू बढ़ जाते हैं, ये होता है। तो बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा है। और यही चीज़ें हैं जो आपको मतलब इन सर्विसेज का जो किक देती हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सोसाइटी के लिए या देश के लिए सर्विसेज मैटर करती हैं और मौका देती हैं कि हम कुछ कर सकें। और सर जब आपकी फिर ज्वाइनिंग हुई, पहली पोस्टिंग जब हुई वहाँ पे फर्स्ट डे सर? पोस्टिंग मतलब एक तो एकेडमी ट्रेनिंग करके हाँ हम ट्रेनिंग के लिए, एक्चुअली मैं पहले था आसाम में, जी तो गुवाहाटी में पहुंचा था मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग। तो जब नेचुरली पहले सबसे पहले जाके आप एसपी से मिलते हैं, जी तो एसपी साहब से मिले तो हमारे एसपी अच्छे थे, एक्स आर्मी थे, दौलत सिंह नेगी। तो तो उन्होंने दो तीन मतलब बड़े ही सुलझे हुए और बहुत सीनियर आदमी थे, अच्छे, बड़े अच्छी बातें बताई और उनसे मैंने कई चीज़ें सीखी। जैसे एक तो ये है कि जब आपके पास जब ऑफिसर हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो आपके पास जिम्मेदारी भी है। अगर नीचे वाली फोर्स में आप कोई कहते हो काम नहीं कर रहा है, मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, तो क्या जरूर लो, लेकिन अभी जरूर सोचो क्यों कर रहा है। तो वो एक तरीके से ना आपको एक इंसानियत वाला वो टच उन्होंने दिया जिसको मैं नहीं भूल सकता। सर अभी जैसे जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है आफ्टर सिलेक्शन, जो आईपीएस जो चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स और जो उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो सर उनका थोड़ा सा रैंक बता पाएँ कि वो किस पोस्ट पे होता है और वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? देखिए शुरुआत तो एएसपी से करते हैं, जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डीएसपी के इक्विवेलेंट है। आईपीएस ऑफिसर आता है तो एएसपी कहलाता है, और स्टेट पुलिस सर्विस से आता है तो डीएसपी कहलाता है। जी आ, इसके बाद जो शुरुआत होती है फिर आप सब डिवीजन में आते हो उसी लेवल पर, कहीं पर एएसपी कहते हैं, कहीं पर एसडीपीओ कहते हैं, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर। उसके बाद फिर एडिशनल एसपी का रैंक आता है, फिर जिले का जो एसपी है, ये कई जगह एसएसपी कहते हैं, वो है, उसी के इक्विवेलेंट में कमांडेंट आ जाते हैं बटालियन के, हेडक्वार्टर के एआईजी आ जाते हैं, तो वो सेम लेवल है। उसके बाद अगला लेवल आता है जो डीआईजी है, जिसके अंदर एक रेंज होती है, उसमें कुछ जिले होते हैं, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। उसके बाद आईजी का है, आईजी जोन है या हेडक्वार्टर में उसके डीआईजी के ऊपर है। फिर एडिशनल डीजी है,
फिर बीच में स्पेशल डीजी की पोस्ट भी आ गई है हम्म, और डीजीपी की पोस्ट है। तो एएसपी से लेके डीजीपी तक का जो है ये हायरार्की है जो आईपीएस ऑफिसर के लिए है। सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो बीए प्लस यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर से कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो फ्यूचर तक उनके एग्जाम्स में काम है? ये मैंने बताया ना, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, रेडियो न्यूज़ सुनना, हम्म, लीडरशिप रोल, हम्म, ये जो 2-3 चीज़ें हैं। और भी कई, एक ये है कि किसी हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, वो थोड़ा-सा हैबिट अगर डेवलप हो जाए, हम्म, हाँ, और तो उसमें आप कई चीज़ें आप मतलब अपने रिलेवेंट चीज़ें जो इन प्रिपरेशन के हिसाब से हम्म। वो आप साइड में करते जाओगे, वो आपके दिमाग में बैठते जाएँगे, काम करते जाओगे। सर इसमें प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। देखिए, अ, जो चीज़ लंबे टाइम तक करनी है, हम्म, यूपीएससी में वही है, कंसिस्टेंसी है, परसिवियरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको साल तो मिनिमम लगता है, 2 या 3 नॉर्मली लगते हैं और ज़्यादा भी लग जाते हैं, हम्म, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रह के तैयारी करनी। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, हम्म, अगर 800 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, हम्म, 800 पोस्ट हैं, और अगर 5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, हम्म, तो 800 ही सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि 5,000 लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली तो 5,000 सेलेक्ट हो जाएंगे। हम्म, तो अ, मेरा यह है कि ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि कहीं ना कहीं आप कितनी भी तैयारी कर लें, हम्म, एक चांस फैक्टर भी रह जाता है। और आपके दिमाग में ज़रूर हो रहना चाहिए कि मैं अ, बाकी सारी चीज़ों के लिए अपने दरवाजे बंद ना कर दूं। हम्म, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब तो इतने करियर आ गए, हमारे टाइम पे तो होते ही नहीं थे। हमारे टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर या ये सिविल सर्विसेज, बस इतना ही सोचते थे हम लोग, हम्म, ठीक है? लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो ये यूपीएससी अच्छा करियर है, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट है, इंडिया में कह सकते हैं बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा बाकी करियर भी बहुत है। तो उन मतलब इसको हम ये ना दिल से ना लगाएं कि यूपीएससी ही है जो कुछ है, उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं। एमबीए है, हाँ, सब कुछ है। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। आपके हिसाब से उनमें कौन से कॉमन मिस्टेक क्या होती होंगी? देखो, मैं जो पहला मैंने जवाब दिया, उससे एक चीज तो मैंने इनडायरेक्टली कही थी कि हो सकता है उनकी कोई मिस्टेक ना भी हो। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। अब 2 नंबर से कोई रह गया, कोई आ गया, बस यही है। हम्म, इस 2 नंबर में कितने लोग आए थे आपको बताइए, हम्म, ठीक? तो जरूरी नहीं है कोई कमी रही। हम्म, तो सबसे बड़ा पहला मैसेज तो यही है कि आपने तैयारी कर ली, यू हैव गिवन योर बेस्ट। आफ्टर दैट जो रिजल्ट आया है, हम्म, उसमें ये मान के ना चले हमारे में कोई कमी नहीं, ठीक है? हमने बेस्ट कर दिया, बाकी हो गया, बाकी ऑप्शंस हैं। हाँ, जो जनरल कमियां रह सकती हैं, हम्म, मैं नहीं कहता सब में रहती हैं, जो रह सकती हैं उनमें यही है। एक तो हो सकता है फैटिग डेवलप हो गया हो, हम्म, हम 5-6 साल लगे रहे, उसके बाद बीच में गैप भी ले लेते हैं, साल 2 साल का, फिर करते हैं, तो फटीग डेवलप हो जाता है। एक लर्निंग का भी कर्व होता है, हम्म, ठीक है? लर्निंग कर्व जो है, अगर लर्निंग कर्व का पीक आ गया और नीचे जा रहा है, ये एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीक एट द राइट टाइम। और दूसरा ये है कि आप रिलेवेंट चीज कौन सी है, हम्म, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और बहुत सारा पढ़ते रहे, लेकिन हो सकता है रिलेवेंट चीज ज़्यादा आपके उसमें हो गई। और तीसरा जो पर्सनालिटी टेस्ट है या इंटरव्यू में, वहाँ आप रिलैक्स होके आराम से अगर दे देंगे, यू आर लाइकली टू गेट बेटर मार्क्स, ज़्यादा ज़्यादा देन रट्टा वाला काम। तो अगर आप वो वाली अप्रोच रखते हैं, तो
ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं और हो सकता है आपको बाद में लगने लगे कि मैंने सब्जेक्ट डिसाइड ठीक से नहीं किया, बट ये चीज़ें आप कभी इसको रिवर्स नहीं कर सकते, गाड़ी बैक गियर में नहीं जा सकती। अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसमें अपना बेस्ट कर दिया। हाँ, पर हाँ 2 चीज़ें हैं, फैटीग और रिलेवेंट मटेरियल को, और तीसरा ये है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं। याद करने की कोशिश करेंगे तो यूपीएससी इतना है सिलेबस कि आप समझ नहीं आया कि नहीं, लेकिन जो चीज़ समझ में आ गई वो उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो समझने की कोशिश करें और रिलेवेंट चीज़ें ढूंढें और फटीग डेवलप नहीं हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल स्किल, सोशल लाइफ, एन्जॉयमेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़रूरी है। जब आपने कुछ सालों के लिए ये काम करना है, अगर महीने 2 महीने का है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं ये काम करूँगा। ये पर जहाँ सालों में जा रहा है 2, 3, 4 साल, तो उसमें तो फिर आपको ये स्ट्रेस बस्टर बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि लर्निंग कर्व कब उसका पीक आया, तो फिर उस हिसाब से सर फिर हम वही कहेंगे कि भाई जब वो ग्रेजुएशन जब उसने स्टार्ट की फर्स्ट ईयर से, तो प्रिपरेशन तब स्टार्ट करती क्योंकि वो फ्रेश माइंड है अभी, है ना, टाइम भी उसके पास ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि उसका एक सोशल सर्कल भी है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ में कॉलेज भी जा रहा है, थोड़ा सा घूम फिर भी रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा ईजी है हाँ, चीज़ों को पढ़ पाना। बिल्कुल, तो पढ़ पाना ईज़ी तो है, और क्योंकि वो मेन कोर्स के साथ कर रहा है इसलिए 100% इसको नहीं करना, इसलिए फटीग डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर यही करता रहेगा कई सालों तक, तो फटीग डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें और ये इसको साथ में करते रहें, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा। फटीग डेवलप होना और ये है कि भाई हाँ भाई अब तो हम नहीं कर सकते, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लंबे सफ़र में ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सर जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जब आपने यूपीएससी देने का फैसला कर ही दिया है, तो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दीजिए। ठीक है, उसमें मतलब अपनी तरफ से कमी ना छोड़िए, बेस्ट एफर्ट्स लगाइए दिन रात एक करके, और आफ्टर एक बार बेस्ट एफर्ट लगा दिए, देन लीव इट टू गॉड, बाकी तो रिजल्ट आएगा। लेकिन फोकस्ड अप्रोच रखें और अपने नोट्स बनाएं, इंटरव्यू में अपने ऑथेंटिक होके जाएं, ओरिजिनल आप जो हैं, ये चीज़ इन चीज़ों से फर्क पड़ सकता है। सर कभी आपको दोबारा मौका मिले, आप फिर उसी दहलीज पे खड़े हैं, फिर आप एस्पायरेंट हैं, तो क्या आप दोबारा यूपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, दोबारा प्रिपरेशन करेंगे, दोबारा से दौर से गुजरना चाहेंगे? मैं अप्लाई तो करूँगा, लेकिन अभी जो जनरेशन है इसके साथ मुकाबला हो काफ़ी टफ है। नहीं, मगर आप मेरा एक बार आप वापस उसी एज में ही आ गए, अपनी यंग एज में ही। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आ जाते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा टफ हो गया एग्ज़ाम, जी। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा जी। एंड उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो सर्विसेज ने जितना मौका दिया है जी। समाज के लिए और देश के लिए काम करने का, ये कहीं और नहीं मिला। तो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। क्या सब्जेक्ट्स लेंगे सर अब आप, अगर आपको करना हुआ तो फिर? सब्जेक्ट अपना बदल, अब मैं क्योंकि मैं लॉ कर लिया है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है, हुँ। उस टाइम पे मेरे हाथ में ये कुछ नहीं था, तो मैं प्योरली अपने इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के बेस पे अपीयर हुआ था। अब मैं इनमें से कुछ सोच सकता हूँ, पर अगर उसी एज ग्रुप में अब ले जाएंगे तो मेरे सब फिर ये सब्जेक्ट भी नहीं होंगे मेरे पास। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इंटेंट जो है और ये जो एक्सपीरियंस इतना होने के बाद, मैं ये कहूँगा कि मैं डेफिनेटली अपेयर होना चाहूँगा, और जो इन सर्विसेज में जो मौका मिलता है समाज के लिए और देश के लिए काम करने का, वो मैं काम करना चाहूँगा। आप दोबारा आईपीएससी जॉइन करेंगे, ऑप्ट करेंगे? मैं आईपीएस भी कर सकते हैं और सर्विस भी कर सकते हैं। हाँ, आईपीएस ज्वाइन करने में मुझे कोई वो नहीं है, मगर अच्छा रहेगा। कितना फ़र्क होता है सर एक आईएएस और आईपीएस की जॉब में, और उनके दिनचर्या और चीज़ों में, या जो इस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, कितना फ़र्क होता है?
देखिए दोनों जिम्मेदारी वाली जॉब है, हम्म, नेचर अलग अलग है। हम्म, आईपीएस का जॉब टाइम बाउंड नहीं होता है, मतलब टाइम बाउंड से मेरा कहने का मतलब ये है शाम को 5-6 बजे खत्म नहीं होता है, उसका चलता रहता है। घर पे बैठे हैं तब भी, शाम को जा रहे हैं कोई और कब, जनरली जो चीज़ें होती हैं इंसिडेंट्स वगैरह या सफलता भी, वो बड़े और टाइम पे होती हैं। कोई रात को 2 बजे कुछ हो जाएगा, कोई 4 बजे सुबह की जी एक हमें कामयाबी मिल गई। हम्म, तो एक तो ये है कि अपना, हमें आदत ये बड़ी हुई है, हम फ़ोन हमेशा साथ रखते थे। हम्म, अभी मेरा फ़ोन साथ में रखा है। हम्म, तो ये है कि जो 24/7 माइंडसेट है, हम्म, वो पुलिस में रखना होता है। फिर आपकी हैबिट में आया, फिर वो जाता नहीं। हम्म, और इसमें आईएएस में थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, कोऑर्डिनेशन है, हम्म, सबको वो करना है, डेवलपमेंट, फाइनेंस में वैरायटी ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा है। हम्म, तो दोनों के अपने-अपने हैं हम्म, पॉजिटिव्स, और समाज को, सरकार को दोनों ही चाहिए, हम्म। और दोनों के एक सामंजस्य से ही काम चलता है। सर जो आज की डेट में जो ऑफिसर्स आ रहे हैं सिलेक्ट होके, एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं आईपीएस बन के, तो थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस होके आ रहा है, तो कुछ आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए ग्लैमर एक तो एज होती है, जी। यंगस्टर जो आते हैं हम्म, वो थोड़ा बहुत ग्लैमर होता ही है, ठीक है। जब सर्विस में आएंगे, सर्विस की अपनी ड्यूटीज करेंगे, एंड देन यू रियलाइज कि यस, ये जॉब में ग्लैमर है, जो भी जिम्मेदारी भी है, और ग्लैमर थोड़ा है, बाकी हार्ड वर्क जो है, जो दिखता नहीं है, वो ज़्यादा है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम सब सिस्टम में हो जाते हैं। हम्म, मतलब आई डोंट थिंक इनको कोई एडवाइस करने की इसमें ज़रूरत है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आपका एक रोल है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एनफोर्समेंट में है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, सिक्योरिटी है, उन सबको करिए। देश का संविधान है, कानून है, और एक पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। सर आपने अपनी सर्विस के दौरान एलएलबी भी किया, एलएलएम भी किया, तो क्या चीज़ मोटिवेट किया कि आप मतलब आगे भी पढ़ते रहे सर्विसेज वगैरह? एक्चुअली मैं ना ट्रेनिंग कोर्सेज में, जैसे आप शुरू-शुरू में करते रहते हो अपना काम, तो मैं 8-10, 7-8 साल के बाद एक ट्रेनिंग कोर्स में गया। तो ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है, अलग-अलग स्टेट के ऑफिसर्स आते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी कि जो साउथ वाले स्टेट हैं, उनमें जो ऑफिसर काम करते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। प्रोफेशनल काम के साथ-साथ कोई स्टडी है, ये है। तो मेरे को कहीं न कहीं लगा कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, इनसे सीख लेनी चाहिए। तो कुछ उनसे किया, और फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। लॉ अच्छा लगा, फिर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंगापुर गया, और मैंने एलएम डिस्टेंस एजुकेशन से किया, ह्यूमन राइट्स से किया। तो कुछ ना कुछ करते रहे, जिससे कि आपकी जो मेंटल फैकल्टी है, वो रूटीन के काम से हट के भी कुछ करती रहे। अदरवाइज़ आदमी ग्रो करना बंद हो जाता है, और चाहे वो लॉ की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, हम्म, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो। हम्म, क्योंकि आप तो रूटीन का काम कर रहे हो, हम्म, कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या किया है, अच्छा काम क्या किया है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो कौन सी चीज़ हमारे यहाँ हो सकती है। तो ये आइडिया तभी आते हैं जब आप कुछ हट के, रूटीन से हट के कुछ अपना करते रहते हो। तो मुझे अच्छा लगा, और इसका मुझे अभी सैटिस्फैक्शन है कि इसने मेरे को बहुत कुछ दिया है, कि रिटायरमेंट के बाद मैं रिटायर्ड फील नहीं करता, सुपरएन्यूटेड, रिटायर्ड नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सर एस्पायरेंट्स जो होता है और जो मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, टायरिंग होता है फिर, तो आप क्या लगता है कि आपको उसको एक, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं टॉपर्स होते हैं जब वो निकल जाते हैं एग्जाम से, कि हमने 18 से 24 घंटे, 18 से घंटे, 22 घंटे, 33 घंटे पढ़ाई की है, तो आपको लगता है कि लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी चाहिए? ये मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। जी। मैंने कभी सोचा नहीं मैं 18 घंटे पढ़ सकता हूँ, 24 घंटे। हम्म, एट द मोस्ट जब बहुत ज़्यादा पीक हुआ तो 12 घंटे पढ़ लोगे आप। उसको भी आप कुछ दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। अदरवाइज़ पीक ऑफ द प्रिपरेशन में अगर आप दिन में
क्वालिटी अगर स्टडी कर रहे हो 8-10 घंटे बहुत होते हैं, हम्म, उसको मेंटेन कर लीजिए, हम्म, बहुत है। और ये आपने लंबे टाइम तक करना है, हम्म, इसलिए मैं तो सोच नहीं सकता 18, 20, 22, 24 घंटे भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वो जो दिमाग में जा रहा है हम्म, वो रिटेन भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ, वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा मतलब यू आर नॉट टायर्ड, आप फ्रेश हैं, आपकी यूँ समझ पा रहे हैं। और 18 घंटे कोई कितने दिन पढ़ लेगा? ये मे भी कुछ 2-4 दिन कर लिया, चलो अलग बात है। हाँ, इतना नहीं है कि आप मतलब आप लाइफ में 2-3 साल 18 घंटे पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करोगे। ऐसा मैंने किसी कैंडिडेट का नहीं देखा है, और ये प्रैक्टिकली होता भी नहीं। सर क्योंकि आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते थे, तो जो थानों में एफआईआर डिजिटल होने का काम या लॉगिंग का काम आपने के द्वारा हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ये एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसको एमएचए का है, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, वो इसको स्पीयर हेड कर रहा था नेशनल लेवल पे। तो हर स्टेट में, क्योंकि उन्होंने करा था, स्टेट में नोडल ऑफिसर लगाए हुए थे। तो मेरे को भी मौका मिला जब मैं एडीजी आईटी की मेरी पोस्टिंग हुई, कि मुझे उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया, बाय बाय डेजिग्नेशन ही था। तो उसमें मैं करीब 3 साल रहा, 3 साल से शायद ज़्यादा ही रहा थोड़ा। तो वहाँ पे इस प्रोजेक्ट का जो कंप्यूटर खरीद के आने से तब से लेके कि कहाँ रखे जाने हैं पुलिस स्टेशन में, वो तब से लेके एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना, उसके बाद सिटीजन ऐप डेवलप होना, वो फेज में इसको हैंडल करने का मुझे मौका मिला, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब जैसे इंडिया में आज सारी एफआईआर डिजिटल होती हैं, ये इस प्रोजेक्ट का ही है, सीसीटीएनएस। तो इसमें मौका मिला, अच्छा है। और इसको उस टाइम लिंक करने का चल रहा था, अब शायद हो गया होगा, कि पुलिस को, जेल्स को, प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट्स को, चारों को आईसीजेएस करके बनाया था हमने, इंटीग्रेटेड क्राइम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वो भी डेवलप हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है इस फील्ड में। पर मुझे जो 3 साल के लिए मौका मिला, तो मुझे खुशी है कि इस प्रोजेक्ट को की जो नींव है एक ढंग से रखी गई, और पंजाब में ये चीज़ ढंग से रोल आउट हुई। सर पंजाब में आप डीजीपी हो, तो नशे का एक वो माना जाता है, ड्रग्स का या नशे का, मतलब जो राज्य है वो उससे ग्रसित है, तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, राज्य जो हैं पंजाब में भी है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हम्म, आसपास के स्टेट्स में भी करीब करीब वही हालात है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हम्म, लेकिन उतनी नहीं जितना उड़ता पंजाब वाली है, ठीक है। दूसरी बात, इस ड्रग, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से स्मगलिंग होती रहती है, प्लस डोमेस्टिक भी होता, वो पॉपी करो सारी आता रहता है, प्लस ये मेडिसिन वगैरह भी, तो कई तरह की हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनको करने के लिए पंजाब में एक एसटीएफ बनाई हुई थी, पंजाब में ये स्पेशल टास्क फोर्स, अब उसको शायद दूसरा नाम दे दिया है। तो उसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ ड्रग्स की भी थी। हम्म, तो उसमें ड्रग्स को करने की कोशिश जो की गई थी, उसमें ये था कि एक तो ड्रग्स की हम सप्लाई रोकनी, जो पुलिस का काम है। दूसरा ये है, इसकी डिमांड कम करनी है, डिमांड रिडक्शन है। तो इसमें जिसको चाहिए, जैसे सपोज कोई एडिक्ट है, तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह का, ठीक है। तो डी एडिक्शन हो गया, रिहेबिलिटेशन, तो ये जो चीज़ है ना, डी एडिक्शन हुआ, डिमांड को कंट्रोल करना, सप्लाई, इन तीनों को करने की कोशिश की गई। फ़र्क पड़ा है, अभी मैं कहूँगी ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म हुई है, प्रॉब्लम है। और अ, कई फैक्टर हैं उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है, कई चीज़ें हैं, बॉर्डर एक फैक्टर है, तो इससे डील करने की ज़रूरत है। और तो कोशिश तो ये पिछले मैं कहूँ कई सालों से हो रही है। एंड
धीरे-धीरे मेरे ख्याल थिंग्स विल इम्प्रूव। सर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के भी आप फर्स्ट डायरेक्टर है। हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं वहाँ एडीजी क्राइम की पोस्ट होती थी, जी। तो मैं उसमें एडीजी क्राइम पहले रहा था। हुँ, फिर मैं एक साल के लिए फेलोशिप पर चला गया यूएसए। हुँ, वापस आए फिर मैं कहीं और पोस्टिंग हो गई। उसके बाद दोबारा जब पोस्टिंग हुई तो मेरे ऑर्डर में लिखा आया डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हुँ, अच्छा, कोई ब्यूरो था ही नहीं उस हुँ, टाइम पे, एडीजी क्राइम कोई नहीं लगाया। हुँ, तो मैंने अगले दिन डीजी साहब से जाके पूछा, मैंने कहा सर ये क्या पोस्ट है? कहते हैं ये एडीजी क्राइम जो थे ना, अब ये सारा आप देखोगे, अब ब्यूरो आपने बनाना है। हुँ, तो वहाँ से फिर ब्यूरो का जो है स्क्रैच से कि स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, क्या करना है, वहाँ से काम शुरू किया। और तो वो एक पुलिस रिफॉर्म का हिस्सा है कि जो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 7 पॉइंट दिए थे पुलिस रिफॉर्म के, प्रकाश सिंह जी वाले जजमेंट में, उसमें ये था कि सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर में पूरी लग जाती है, तो तफ्तीश ठीक से नहीं हो पाती है, हुँ, तो इसलिए इसका स्टाफ को अलग कर सेपरेशन किया जाए। तो ये उसकी दिशा में एक कदम था कि इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाए। और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। टोटल सेपरेशन तो नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से मुश्किल भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में ज़रूरत होती है, हुँ, तो उस टाइम पे इनको छोड़ नहीं सकते, इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ही छोड़ा रखा जाता है। तो वो ब्यूरो अच्छा बन गया अब, और आई विश ऑल द बेस्ट कि और अच्छा चले। सर इंटरव्यू स्टेज पर कैंडिडेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या देखी जाती है? मैंने कहा ना, एक तो सबसे बड़ी बात है, यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी योरसेल्फ। मतलब आप खुद हों, बजाय इसके किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जवाब दे रहे हैं। हुँ, तो यही है कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, हुँ, आप कैसे डील करोगे, या आपने कैसे डील किया। तो इसमें ये ये समझ लीजिए आपकी थिंकिंग और एक आपकी अप्रोच। दूसरा ये है कि आप प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, आराम से, मतलब एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू तो यही देखा जाता है, गुड कन्वर्सेशन। एंड अगर आपको कोई अननेसेसरी प्रोवोक करता है, कई बार वो बोर्ड मेंबर्स दे दे ट्राई टू टेस्ट यू, तो आप उसमें प्रोवोक ना हो, अपना ब्यूरोक्रेसी कूल। में जरूर कूल रहें और ढंग से अपना जवाब दें। हाँ, अगर कोई आपने कोई चीज़ बोली है स्टैंड, तो उसका अगर जस्टिफिकेशन पूछता है, वो दे दें। तो बहुत ज़्यादा वो नॉलेज दिखाने की कोशिश मेंस वाली ना करें, हुँ, अपने सिंपल जवाब दें और ऑथेंटिक जवाब दें। ब्लफ करते हैं तो वो सारे जो है ना, वो 30-30 साल 35 साल नौकरी वाले होते हैं, वो आपको 1 मिनट में दे कैन मेक आउट। सर अभी अब 2026 के यूपीएससी सीओसी एग्जाम्स के अपडेट अभी स्टार्ट हो गया, अब आने शुरू हो गया। अब जैसे प्रीलिम्स वगैरह है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यूज वगैरह के स्टार्ट हो गए। कैंडिडेट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो भी प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहे हो? प्रीलिम्स के लिए, अभी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया सर, अभी मेन नहीं है सर। हाँ, नहीं आप अच्छा डू योर बेस्ट, हुँ, ठीक है, अच्छी तैयारी करें। हाँ, डू योर बेस्ट एंड एन्जॉय, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे बहुत कुछ कर लेंगे। सर जैसे अभी अभी अब लास्ट में, अब रिटायरमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, ये फेस कैसे सर एंजॉइंग है? ये एंजॉयिंग, इसमें अलग चीज़ें हैं। लॉ, देखिए लॉ से डील तो किया है जी, पहले भी, लेकिन आप थोड़ा दूसरी तरफ से कर रहे हैं। जी, तो ये है लॉ, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, एथिक्स की ट्रेनिंग जो मैं कराता हूँ सिविल सर्वेंट्स को। जी, तो ये है कुल मिला के कि सुपर एन्यूटेड बट नॉट रिटायर्ड, हुँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हुँ। टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड एडिंग सम वैल्यू समवेयर। कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करना, यही हमारा उद्देश्य पहले था नौकरी में, यही आज है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, जी। ये थे हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट श्री वीरेश कुमार वर्मा सर। थैंक यू सर।